जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें जिस सब्जेक्ट को आज हम सब कवर करेंगे वह सब्जेक्ट आपका है मैथ। मैथ के अंतर्गत हम सब पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके सीटेट एग्जाम में 15 नंबर पेडागॉजी से आएगा और 15 नंबर आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं उससे आते हैं। इसमें हम सब सबसे पहले पेडागॉजी को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम सब कवर करेंगे आपके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं। इसमें जिस टॉपिक को आज हम सब कवर कर रहे हैं वह टॉपिक आपका है शिक्षण की विधियाँ। जो शिक्षण की विधियाँ हैं, जैसे आगमन विधि हो गया, निगमन विधि हो गया, प्रयोगशाला विधि हो गया, जितने भी आपके मैथ शिक्षण के अंतर्गत जितनी भी विधियाँ आती हैं, आज के वीडियो हम सभी के सभी विधियों को यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे हम सब आपके सीटेट एग्जाम के लिए नए स्टडी मटेरियल, उसके साथ साथ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, जो ऑफलाइन हुआ है ऑनलाइन हुआ है, सभी के सभी यहाँ पे हम सब डेली कवर करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास जो हम सब कवर करेंगे, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वह भी आप सबके लिए उपलब्ध है, जो कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं और समझते हैं सबसे पहले गणित की प्रकृति एवं शिक्षण विधि। हम सबसे पहले समझते हैं वैदिक गणित होता क्या है, इसको लिखा कौन था। थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं और जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम आपको इंडिकेट कर देंगे, उसको आप ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि भारतीय कृष्ण तीर्थ ने यह पुस्तक लिखी थी। कौन लिखा था दोस्तों? भारतीय कृष्ण तीर्थ ने 1965 में लिखी थी। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे उनका चित्र। इस पुस्तक में दोस्तों 16 सूत्र 13 उपसूत्र हैं, यह इंपॉर्टेंट है। उस पुस्तक में क्या क्या है दोस्तों? 16 सूत्र दिए गए हैं और 13 उपसूत्र दिए गए हैं, और उनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं आगे बताते हैं। जिनका प्रयोग हम सब अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, कैलकुलस, अंक विज्ञान आदि में समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। किस लिए? ये समस्याएं जो होती हैं अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति में, इन सबको दूर करने के लिए हम सूत्रों का प्रयोग करते हैं, जिसमें 16 सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं। अब जिसको उद्देश्य की हम सब बात करें तो यह इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य पूछता है वैदिक गणित का उद्देश्य क्या है दोस्तों? गणना में गति प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आगे हम बढ़ते हैं, समझते हैं गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो आपके गणित शिक्षण को प्रभावित करेंगे। कह रहे हैं कि अध्यापक का गणित के विषय में सही ज्ञान न होना। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप ऐसे किसी टीचर से मैथ को पढ़ा रहे हैं जिसको मैथ का नॉलेज नहीं है, तो फिर वो जाहिर सी बात है गणित शिक्षण प्रभावित होगा। जैसे भी कोई हिंदी के टीचर है, अब उसे कह दीजिए आप मैथ पढ़ाइए, तो फिर हिंदी तो बढ़िया पढ़ाता है लेकिन मैथ उतना अच्छा से नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि वह हिंदी का टीचर है। इसलिए आप गणित सही टीचर से नहीं पढ़ाएंगे तब भी बच्चे का गणित प्रभावित होगा, गणित शिक्षण प्रभावित होगा। करें विषय की प्रकृति, अगर विषय की प्रकृति सही नहीं है तब भी गणित शिक्षण को प्रभावित होते हैं। शिक्षक की शिक्षण विधियां आप गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से बालक को पढ़ाना चाहिए, मान लीजिए कोई ऐसा एक तरीका से पढ़ा रहे हैं, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप दूसरे तरीके को यूज करिए, दूसरे तरीके से पढ़ाइए, फिर वैसे समझाइए। ऐसा नहीं सिर्फ एक ही तरीके को बार बार रिपीट करते रहिए, तब भी बालक नहीं समझ पाएगा। पाठ्यक्रम, अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप गलत पाठ्यक्रम का चयन करेंगे तब भी यह गणित शिक्षण को प्रभावित करता है। परीक्षा की पद्धति, यह भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और कह रहे हैं छात्र स्वयं भी गणित शिक्षण को प्रभावित करता है। अब छात्र स्वयं कैसे प्रभावित करेगा, इसको अगर हम सब समझें, छात्र स्वयं ऐसे प्रभावित करेगा दोस्तों, जैसे आप मैथ पढ़ा रहे हैं, बालक का सीखने का मन नहीं है, आप पूरी ताकत लगा के मैथ पढ़ा रहे हैं, एकदम पसीना हो जा रहा है, लेकिन वो सीख ही नहीं रहा, वो अंदर से रुचि ही नहीं पैदा ले रहा है, अंदर से जिज्ञासा ही नहीं है उसको, तो आप फिर मैथ नहीं पढ़ा पाएंगे जब तक वह बालक अंदर से जागृत ना हो। पहले उसके अंदर रुचि पैदा करिए, फिर उसको आप पढ़ाइए, तुरंत सीख जाएगा। इसलिए गणित शिक्षण को प्रभावित करने में छात्र स्वयं भी जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ते हैं, करें संख्याओं को सिखाते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। एक अध्यापक है, कोई संख्या सिखा रहा है, उसको क्या करना चाहिए। करें पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण या फिर प्रतिवर्तिता। कोई संख्या सिखाने में दोस्तों सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, यही 3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे भी नोट करिएगा क्रम वाइज, क्योंकि एग्जाम में अब जो क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहा है, तो फिर पूछ लेगा सिक्वेंस कौन पहले नंबर पर होगा, कौन लास्ट में होगा, कौन तीसरे नंबर पर होगा। तो यह सिक्वेंस वाइज होगा, पहले नंबर पर
पंक्तिबद्धता होगा, दूसरे नंबर पर वर्गीकरण होगा, अब तीसरे नंबर पर आपका प्रतिवर्धिता होगा। अब तीनों का मतलब क्या है इसको हम आपको बता देते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे उदाहरण के जरिए। आप यहाँ पे एक चित्र में देख रहे होंगे, चार्ट में गिनती लिखा गया है 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 30 तक। अब पंक्तिबद्धता की हम सब बात करें, एक पंक्ति में संख्या लिखी गई है, जैसे 1 2 3 4, ये जो खाली जगह है इसको 2 समझिए, 3 समझिए। कहने का तात्पर्य एक पंक्ति में लिखी गई, ये आपके पंक्तिबद्धता हो गई। वर्गीकरण कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे यहाँ पे 1 शुरू है, अब इसके नीचे हम 11 नहीं लिखें, 11 को अलग पंक्ति में लिखें। किस पंक्ति में लिखे हैं वह आपका वर्गीकरण कहलाता है, कि अलग पंक्ति दूसरे पंक्ति में नहीं लिखे हैं कि हम 11 के नीचे 20 लिख दें या फिर 13 के नीचे जगह खाली 24 लिख दें, इस तरीके से नहीं। जिस पंक्ति में जो अक्षर होना चाहिए वह पंक्ति में हम लिखें, तो यह आपका वर्गीकरण कहलाएगा, अलग अलग वर्ग में लिखना। अब हम प्रतिवर्धिता की बात करें तो हमको पता है दोस्तों, हमको 21 यहाँ लिखना है, 21 के नीचे 22 आएगा, फिर उसके नीचे 23 आएगा, 24 आएगा, कौन अक्षर कहाँ पे आएगा ये हमको पता है, तो ये आपका प्रतिवर्धिता हो गया। हम परिवर्तन चेंज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हम 11 के नीचे 21 लिख ले, कौन संख्या कहाँ रहना चाहिए वह हमको पता है दोस्तों, ये आपका प्रतिवर्धिता हो गया। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा सा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं संख्याओं को समझ के लिए कौन सा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन आपके नहीं पूछे दोस्तों, आप लगाते समय पेपर को इसको थोड़ा सा टिक कर दीजिएगा, गोला कर दीजिए, टिक कर दीजिए, क्योंकि उस पर आपका निगाह रहेगी। इस बार पेपर आपका ऑफलाइन भी होगा तो उसको टिक करे रहेंगे, थोड़ा निगाह रहेगी, नहीं तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पहले ही ऑप्शन दूसरा ऑप्शन देखेंगे, सही लगेगा लगा देंगे, पूरा पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन पूरा पढ़िए, ऑप्शन भी पूरा पढ़िए, फिर उसके बाद लगाइए। पहला ऑप्शन गिनना, वर्गीकरण, प्रतिवर्धिता या फिर संरक्षण। दोस्तों इसमें जैसे 2 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, 2 ऑप्शन दिया गया है, 2 तो हो गए। अब गिनना दोस्तों वर्गीकरण के ही अंतर्गत आ जाएगा, वर्गीकरण में से गिनना ही होगा, तो ऑप्शन ए भी आपका यही कहा जाएगा, लेकिन संरक्षण दोस्तों नहीं है। तो ऑप्शन दोस्तों 4 आपका राइट आंसर, संरक्षण सही है। और सही गलत है तो फिर गलत के साथ चला जाएगा, इसलिए ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं मापन या भार तौल पढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य सोपान। आप एक बालक को मापन पढ़ा रहे हैं, भार तौल पढ़ा रहे हैं, तो किस चरण में पढ़ाएंगे, पहला सोपान क्या होगा, दूसरा सोपान क्या होगा, इसको आप सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में सीक्वेंस ज़्यादा पूछ रहा है। तो कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। पहले दोस्तों सरल अवलोकन करेंगे, वस्तुओं को सत्यापित करेंगे, जैसे लंबाई, ठोस, तरल। सबसे पहले मापन तौल में सबसे पहले उसे सरल चीज़ देंगे, सरल अवलोकन कराएंगे। ऐसा नहीं कि आप पहले उसे सूत्र दे लगाने के लिए, तो बालक कैसे लगा पाएगा। पहले वह चीज़ देगी, कोई ऐसी सिंपल से कोई चीज़ दे दीजिए, देखेगा हाँ इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, ठंडा है, गर्म है, कि तरल है, कि ठोस है, तो ये सब जानेगा। यह आपका सरल अवलोकन हो गया। पहले हम बालक को सरल अवलोकन कराएंगे, फिर उसके बाद माप के लिए अप्रमाणित इकाइयों का प्रयोग करेंगे दोस्तों, जैसे व्यवहारिक। अब गांव में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक ही चलता है, तो पहले हम उसे सूत्र नहीं देंगे, पहले हम व्यवहारिक सिखाने का प्रयास करेंगे। हाँ व्यवहारिक में माप तौल करेंगे कि हाँ चलो यह 1 kg है, अंजासी या 1 मीटर होगा, तो इस प्रकार से हम अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, जिसे हम व्यवहारिक में करते हैं। फिर कह रहे हैं कि माप के लिए प्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, जैसे सूत्र। फिर उसके बाद दोस्तों हम सब सूत्रों का प्रयोग करेंगे, हम माप के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, तो एक सूत्र के जरिए। अगला जो लास्ट है, कह रहे हैं प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करने के लिए मेट्रिक इकाई से संबंधित दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, एकदम आ जाएंगे हाई लेवल पर, प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करने के लिए हम मेट्रिक इकाइयों से संबंध बनाएंगे दोस्तों। यह लास्ट होगा। यह ऑप्शन सीक्वेंस याद रखे रहिएगा। पहले क्या आएगा, सरल अवलोकन, फिर आपका व्यवहारिक पे माप की अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद माप के प्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, फिर प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करने के लिए हम सब मैट्रिक इकाई से संबंध बनाएंगे। तो यह सीक्वेंस आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम सब शुरुआत करते हैं शिक्षण की विधियाँ, जो हमारा मेन टॉपिक है। यहाँ से शुरू होगा आपका शिक्षण की विधियाँ। सबसे पहले हम जो समझेंगे वह आगमन विधि। आगमन विधि की बात करें तो करें, इस विधि में कोई शिक्षक किसी उदाहरण के सहयोग से विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, किसी नियम तक पहुँचता है। कहने का तात्पर्य है
आगमन विधि का मतलब यही है कि एक शिक्षक जो है पहले उदाहरण दिखाएगा, पहले उदाहरण देगा बालक को, फिर उसके बाद वह नियम तक पहुँचेगा। ऐसा नहीं पहले हम सूत्र बता दें बालक को फिर उसके बाद हम उदाहरण दिखाएं, नहीं है पहले हम आप सूत्र सॉल्व करिए फिर हम कोई उदाहरण देंगे, नहीं, पहले आप उसे कोई उदाहरण दिखाएंगे फिर हम उसको लास्ट नियम तक बताएंगे, सूत्र बताएंगे कि इसका सूत्र क्या है। आगे हम और पॉइंट बताते हैं तो आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगमन विधि भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण विधि है दोस्तों। किसका है? भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण विधि है। यहाँ पे आप एक अलाव देख रहे होंगे जल रहा है, ये क्यों जल रहा है उसको हम आपको बता रहे हैं। इसका देने का तात्पर्य यही है कि हम पहले बालक को, अगर हम एक एग्जाम्पल के जरिए बता रहे हैं, आपका कंसेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे बालक है छोटा सा, पहले मुझे आग दिखाएंगे, हाँ आग दिख रहा है, यह आग है, उदाहरण हो गया, हम आग उसको दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर हम उसको बताएंगे आग से गर्मी पैदा होती है, उष्मा होती है, धुआं निकलता है, जलते हैं, तो सारे नियम का को बाद में बताएंगे। लेकिन हम पहले क्या दिखा रहे हैं उसको? पहले हम दिखा रहे हैं आग, उसको दिखा रहे हैं आग क्या हो गया आपका उदाहरण। फिर जब वो है उसको हम बताएंगे कि इसमें उष्मा निकलती है, गर्मी पैदा होती है, यह सब आपके नियम के अंतर्गत आएंगे। आगमन विधि में यही होता है, पहले आप उसको उदाहरण दीजिए फिर उसके बाद हम उसको नियम की तरफ ले जाएंगे। कह रहे हैं विशिष्ट उदाहरण से सामान्य नियम की ओर, पहले उदाहरण देंगे फिर उसको हम नियम की तरफ ले जाएंगे, जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया। आगे कह रहे हैं विशेष से सामान्य की ओर। हम दोस्तों पहले विशेष रहेगा फिर उसके बाद सामान्य की ओर जाएंगे। कह रहे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे दोस्तों। यह पॉइंट आप याद रखिएगा, जो आगमन विधि में है विशिष्ट उदाहरण से सामान्य नियम की ओर जाते हैं, विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, स्थूल से हम सब दोस्तों सूक्ष्म की ओर जाते हैं। अब हम आगमन विधि के कुछ सोपान हैं उसको आपको सबको बताते हैं। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस से क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं। सीक्वेंस है, जैसे सीक्वेंस दिया गया है वही सीक्वेंस सही भी है। पहला कह रहे हैं कि विशिष्ट उदाहरण का प्रस्तुतिकरण। जाहिर सी बात है कि हम सबसे पहले उदाहरण देंगे दोस्तों, फिर उसका निरीक्षण करेंगे, फिर सामान्यीकरण या सूत्रकरण करेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद परीक्षण या सत्यापन करेंगे। यह दोस्तों यह आगमन विधि के सोपान है। इस सीक्वेंसों को आप सब याद रखिएगा। एग्जाम में आपको सीक्वेंस ऐसे पूछ सकता है, यही पूछ सकता है कि सीक्वेंस लगाइए, पहले स्थान पे कौन होगा, दूसरे स्थान पे कौन होगा, लास्ट में कौन होगा, तो इसको आप नोट करिएगा। अब यहाँ से हम आगमन विधि के कुछ गुण समझते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई चीज़ है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो हम अगर आगमन विधि को पढ़ रहे हैं तो आगमन विधि तो बहुत बढ़िया है, चलो ठीक है, लेकिन उसके कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं, हम दोनों को समझेंगे। आपके जितनी भी विधियों को हम सब कवर करेंगे, सभी विधियों के हम दोनों पहलू को कवर करेंगे। एक आपका हो जाएगा गुण और आपका एक हो जाएगा दोष। कह रहे हैं कि यह मनोवैज्ञानिक विधि है आगमन विधि। फायदे हम पहले बात कर लें इस पर, फायदे क्या है? अस्थायी ज्ञान प्रदान करता है दोस्तों। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई बालक को कोई चीज़ उदाहरण दिखा के समझाएंगे, अस्थायी ज्ञान रहेगा, जल्दी समझेगा, जल्दी भूलेगा नहीं। बालक में तर्क चिंतन का विकास होता है। जैसे कि अभी हम उसको आग दिखा दिए, बालक सोचेगा कि आग है, जल रही है, हम पास जाते हैं जल जाते हैं, दूर रहते हैं सही रहते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं कम जलते हैं, पास छू लेते हैं तो हाथ में छाले पड़ जाते हैं। तो यह सब एक तर्क, उसका तर्क सोचने की क्षमता को विकास करता है। समस्या समाधान के गुणों का विकास करती है दोस्तों। जाहिर सी बात है, प्रारंभिक कक्षाओं के बालक के लिए विशेष रुचिकर होती है दोस्तों। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए यह विधि ज़्यादा से ज़्यादा रुचिकर है। अब हम कुछ दोष समझते हैं। समय अधिक खर्च होता है दोस्तों। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इस विधि में समय अधिक खर्च होगा। क्यों समय अधिक खर्च होगा? क्योंकि हमको हर चीज़ बताना है, बालक को दिखाना है, प्रैक्टिकल कराना है, तो इसमें समय अधिक खर्च होता है। पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता। प्रतिभाशाली उच्च कक्षा के बालक में निरस्तता पैदा होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, हम अगर प्रैक्टिकल हर चीज़ का प्रैक्टिकल कराएंगे तो बालक का पाठ्यक्रम जल्दी नहीं पूरा होता। और जो प्रतिभाशाली बालक हैं, जो उच्च जल्दी सोचते हैं, जल्दी समझ जाते हैं, उनमें निरस्तता पैदा होती है, क्योंकि हर चीज़ का हम उदाहरण दे रहे हैं। बालक आप पहले कोई बच्चा है जो उच्च क्षमता का बालक है तो समझ रहा है हर चीज़, तो ऐसे बच्चे में निरस्तता पैदा होती है, ऊबने लगते हैं वैसे बालक। निष्कर्ष की निष्पक्षता का संदेहपूर्ण होना दोस्तों। जो निष्कर्ष निकलता है इसमें निष्पक्षता का संदेहपूर्ण भी होता है दोस्तों इसमें। अब हम अगली विधि समझते हैं, निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड।
कह रहे हैं कि जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय पहले से स्थापित किसी नियम या सूत्र का उपयोग करते हुए किसी उदाहरण को कम समय में स्पष्ट कर देता है तो यह निगमन विधि कहलाता है। कहने का तात्पर्य आप यही समझिए कि आगमन विधि में हम सबसे पहले उसको उदाहरण दिखाते थे, इसमें हम सबसे पहले कोई नियम बताएंगे, फिर उसको हम उदाहरण की तरफ दिखा देंगे, उदाहरण दिखा देंगे, जल्दी से ख़त्म करेंगे। तो यह आपका निगमन विधि के अंतर्गत आएगा। आगे हम समझते हैं, यह विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत है किंतु विरोधी नहीं है दोस्तों। कहने का तात्पर्य विपरीत तो है लेकिन विरोध नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ हम आगमन विधि से करेंगे वह चीज़ हम निगमन विधि से भी कर सकते हैं। विरोध का मतलब यह हो जाएगा कि जो चीज़ हम आगमन विधि से करेंगे उसको हम निगमन विधि से न कर पाएँ तो फिर आपका यह विरोधी होगा। लेकिन विपरीत तो है लेकिन विरोधी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आप आगमन विधि से सॉल्व करेंगे वह आपके निगमन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि उसमें कोई बच्चा ऐसा है, उच्च क्षमता का बालक है, वो समझ गया, वो निगमन विधि से भी सॉल्व कर लेगा। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नहीं समझ पाए तो वो निगमन विधि से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो फिर इसलिए विरोधी नहीं है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः बड़ी कक्षाओं में किया जाता है। आगमन विधि को हमने बताया था कि छोटी कक्षाओं में किया जाता है, निगमन विधि का प्रयोग दोस्तों बड़ी कक्षाओं में किया जाता है। अब इसके हम कुछ और उदाहरण समझते हैं। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः दोस्तों बीजगणित त्रिकोणमिति में किया जाता है। कहें शिक्षण की इस विधि में हम स्मृति केंद्रित विधि के नाम से जानते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब नियम से कोई चीज़ सॉल्व करेंगे आपके दिमाग स्थिर रहना चाहिए, आप स्मृति अच्छी रहनी चाहिए, तभी तो आप नियम जल्दी से लगा पाएंगे। करें अज्ञात से ज्ञात की ओर, जाहिर से निगमन विधि में सही बात है दोस्तों कि कोई चीज़ अज्ञात रहेगा फिर हम उसको जानेंगे। जैसे हम आपको सूत्र दे दें, फिर आप सूत्र सॉल्व करें, फिर आपको हम नियम की तरफ ले जाएंगे, वो ज्ञात तो आपको पता होगा ये चीज़। तो यही कह रहे हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर दोस्तों, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। अभी हम संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि पे आएंगे। आप इसको ऐसे समझिए, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। अब इसको हम बताएंगे आपको संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि में संश्लेषण हम किसे कहेंगे और विश्लेषण किसे कहेंगे। पहले हम इस विधि को कवर करते हैं। अब इसके हम कुछ गुण समझते हैं, फिर उसके बाद हम दोष भी समझते हैं। पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है दोस्तों। जब हम कोई चीज़ जल्दी पढ़ाएंगे, बालक को उदाहरण ज़्यादा नहीं देना है, नियम सूत्र से सॉल्व कराना है, तो ऐसे दोस्तों पाठ्यक्रम बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। सूत्र या नियमों से व्याकरण का ज्ञान शीघ्रता से हो जाता है। समस्या समाधान के समय समय कम खर्च होता है दोस्तों। समस्या समाधान में समय कम खर्च होता है, क्योंकि हम सूत्र बता दिए, बालक सूत्र धर के सॉल्व कर लिया, तो वही कह रहे हैं समय कम खर्च होता है। प्रतिभाशाली व उच्च कक्षाओं में बालकों की रुचिकर विधि है दोस्तों। जो प्रतिभाशाली बालक हैं और जो उच्च कक्षाएं के बालक हैं उसमें यह विधि रुचिकर मानी जाती है, क्योंकि उच्च कक्षा वाले बच्चे अब वो हर चीज़ समझ गए हैं, छोटे बच्चे नहीं है, तो फिर उनको आप हर चीज़ एग्जाम्पल देकर बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको सूत्र बताइए, सॉल्व करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। यह फ़ायदे हो गए। अब हम कुछ इसके दोष समझते हैं। अमनोवैज्ञानिक विधि है दोस्तों। यह ज्ञान अस्थायी होता है दोस्तों। अभी कोई चीज़ आप सूत्र से सॉल्व किए तो सूत्र अभी आपको याद है, हो सकता है कि आप कुछ दिन में भूल जाए, ना याद रहे, लेकिन जो आपके आगमन विधि थी ऐसा नहीं था। उसमें आप उदाहरण पहले पा रहे हैं, पहले आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपका जल्दी नहीं भूलता था। रटने के दोष पैदा होते हैं इसमें। यह रटन विधि भी मानी जाती है कि इसमें रटने का प्रयास ज़्यादा होता है निगमन विधि में। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है दोस्तों। यह प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। अब हम अगली विधि समझते हैं, व्याख्यान विधि। इसमें टोटल दोस्तों 8 विधियां हैं। इसमें आपके टोटल 8 विधियां हैं और 8 को 8 हम इसमें कवर करेंगे। लेक्चर मेथड कह रहे हैं शिक्षण की विधि में अध्यापक अपने विचार का शाब्दिक चित्र कक्षा में प्रस्तुत करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बोर्ड पर नोट भी करते हैं, जिस कारण शिक्षण की इस विधि को हम चाक टॉक मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चाक टॉक मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो टीचर होता है वह बताता है, जब बच्चों को कुछ बताता है तो वो बोर्ड पर भी लिखता है, तो इसीलिए इसका विधि को हम व्याख्यान विधि को हम चाक टॉक मेथड के भी नाम से जानते हैं। इसमें अध्यापक शाब्दिक चित्र कक्षा में प्रस्तुत करते हैं। शाब्दिक चित्र कहने का तात्पर्य है चित्र बनाता नहीं है दोस्तों, लेकिन अब बता के मतलब जुबान से बता के चित्र शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करता है और कुछ जो महत्वपूर्ण उसमें बिंदु होते हैं उसके वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर नोट करता जाता है।
जिस कारण इस विधि को हम चाक-टॉल्क मेथड भी के नाम से भी जानते हैं। आगे हम कुछ दोस्त समझते पहले इसके और कुछ पॉइंट है। व्याख्यान विधि दोस्तों का प्रयोग गणित शिक्षण में संपूर्ण रूप से संभव नहीं है दोस्तों। जाहिर सी बात है, अभी मैथ के आप टीचर हैं तो आप व्याख्यान विधि से हर चीज़ नहीं बता सकते, लेकिन कुछ जगह बता सकते हैं। अब कहाँ कहाँ आप बता सकते हैं इसको आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ये चीज़ जानते रहिए कि हमको कहाँ पे व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं मैथ है क्लास में जाके बाँचने लगे, पूरा 1 घंटा बाँच के चले आए, तो फिर ये नहीं है। हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं इसको समझते हैं। या निम्न स्थितियों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जैसे नए अध्याय के प्रारंभ में। जाहिर सी बात है, कोई मैथ में कोई सब्जेक्ट आप शुरू कर रहे हैं, नया अध्याय है, उसके बारे में आप व्याख्यान विधि से बता सकते हैं। पढ़ाए गए अध्याय के पुनर्वलोकन और संक्षेपीकरण में भी आप व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी गणितज्ञ की जीवनी के बारे में, जैसे रामानुजम हैं, अब इनकी जीवनी के बारे में बताना है तो आप व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकते हैं। किसी प्रमेय की उपपत्ति निर्णय की रचना से पूर्व की जानकारी देने में दोस्तों यहाँ पर हम सब व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आज कुछ फैक्ट समझते हैं। मुख्य केंद्र बिंदु दोस्तों अध्यापक होता है। इसमें व्याख्यान विधि में मुख्य केंद्र क्या होता है? अध्यापक होता है। अध्यापक की भूमिका सक्रिय होती है दोस्तों। इसमें अध्यापक जो है सक्रिय होता है। जाहिर सी बात है, व्याख्यान अध्यापक दे रहा है तो सक्रिय रहना पड़ेगा। बालक की भूमिका शांत रहती है। इसमें बालक का कोई काम नहीं रहता, बस बैठ के सुनो। विचार का प्रवाह अध्यापक से छात्र की ओर होता है दोस्तों। विचार किस तरफ जाता है? अध्यापक से छात्र की तरफ जाता है। अब हम इसको कुछ गुण समझते हैं। इस विधि द्वारा ज्ञान तीव्र गति से दिया जाता है दोस्तों। व्याख्यान विधि से दोस्तों ज्ञान तीव्र गति से दिया जाता है। जाहिर सी बात है, जब हम कोई चीज़ बोल के सिर्फ उसको तीव्र गति होगा। अध्यापक के लिए सुविधाजनक है दोस्तों। यह अध्यापक के लिए सुविधाजनक तो है, लेकिन टीचर के लिए बालक के लिए सुविधाजनक नहीं होता। बालक आधे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। समय और परिश्रम की बचत होती है। जाहिर सी बात है, समय तो जरूर बचेगा आपका, लेकिन बच्चा अच्छे से नहीं समझ पाएगा। यह विधि अधिक खर्चीली नहीं है। आपको सिर्फ खड़े होकर भाषण देना है, खड़े होकर लेक्चर देना है, तो फिर यह खर्चीली क्या? इसमें खर्चा क्या है? कुछ नहीं है। यह इसके गुण हो गए। अब हम दोस्त समझते हैं। इस विधि का प्रयोग केवल उच्च कक्षाओं में ही किया जा सकता है, निम्न कक्षाओं में नहीं किया जा सकता। आप छोटे बच्चों को व्याख्यान विधि से नहीं बता सकते। रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इसमें सभी कक्षाओं में उपयुक्त नहीं है। आप हर कक्षाओं में व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। इस विधि में विद्यार्थियों का स्तर का ध्यान नहीं रखा जाता। जाहिर सी बात है कि आप पढ़ा रहे हैं, कौन बच्चा किस स्तर पर है, कितना जल्दी समझ लेता है, कितना जल्दी सीख लेता है, इस चीज़ को आप नहीं ध्यान रख रहे हैं। आगे हम समझते हैं विश्लेषण विधि दोस्तों, एनालिटिक मेथड। कह रहे हैं विश्लेषण का अर्थ होता है दोस्तों अलग अलग भागों में तोड़ना। विश्लेषण का मतलब ही क्या है? अलग अलग भागों में तोड़ना। अब अगर आप किसी शब्द का मतलब समझ लिए, आप उस पूरी विधि को समझ गए हैं। अब हमको पता होगा दोस्तों, आप विश्लेषण से ही समझ गए होंगे अलग अलग भागों में तोड़ना मतलब हम कोई चीज़ बच्चों को टुकड़ों में बताएं। आगे हम समझते हैं समस्या के कठिन भागों का विच्छेदन करना और विश्लेषण कहलाता है दोस्तों। कोई कठिन भाग है उसका हम विच्छेदन करना ही दोस्तों क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। इस विधि का प्रयोग बड़ी कक्षाओं में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग बड़ी कक्षाओं में किया जाता है। अभी जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे कैसे विश्लेषण कर पाएंगे? अलग अलग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसका प्रयोग बड़ी कक्षाओं में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः ज्यामिति तथा रेखा गणित में किया जाता है। किस सब्जेक्ट में? ज्यामिति तथा रेखा गणित में इसका प्रयोग किया जाता है। बालक किसी समस्या को खंड खंड करके दूर करता है दोस्तों। कैसे दूर करेगा? कोई भी समस्या है उसको हम खंड खंड में बांट देंगे, तो इस प्रकार की विधि को हम विश्लेषण विधि कहते हैं। इस पद में प्रत्येक पद विशिष्ट महत्व होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई खंड को कोई चीज़ है जिसको हम खंड खंड में बांट रहे हैं, हर पद उसका विशिष्ट होगा, हर पद इम्पॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं कोई इम्पॉर्टेंट पद उसे हम छोड़ दें, ऐसा नहीं है। उसमें सारे पद आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं। यही आपका होता है विश्लेषण विधि। हम इस आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ और पॉइंट समझते हैं। इस विधि में शिक्षण करते समय अध्यापक प्रश्न से सिद्ध करना होता है, वहाँ से चलकर ज्ञात तथ्य तक पहुँचता है। अर्थात आगे बताते हैं, करें जैसे अब विश्लेषण विधि आप कोई चीज़ खंड खंड तो कर दिए
अब उसको आपको निष्कर्ष तक पहुंचना है, ऐसा नहीं आप खंड खंड कर दिए और लास्ट में निष्कर्ष ना पहुंच पाए, ऐसा नहीं है। तो क्या करें, सिद्ध करना होता है, अध्यापक को प्रश्न में सिद्ध करना होता है। आप वहाँ से चलकर ज्ञात तक पहुँचता है, अर्थात अज्ञात निष्कर्ष से ज्ञात तथ्य की ओर आप उसको बांटें। अज्ञात है, उसको जब आप सिद्ध कर दिए तो आपका ज्ञात हो गया, निष्कर्ष हो गया। निष्कर्ष से दोस्तों तथ्य की ओर, अमूर्त से दोस्तों मूर्त की ओर। ये इसके सूत्र हैं, इसके पॉइंट हैं। आप एग्जाम में जब भी पूछे इस पॉइंट को नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, कुछ इसके गुण समझते हैं। मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक विधि है दोस्तों, आपका विश्लेषण विधि मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक विधि है। विद्यार्थी समस्या का समाधान करना तर्कों के अब माध्यम से करता है दोस्तों। इसमें विद्यार्थी, जब हम खंड खंड में कोई चीज़ बांट देंगे, बच्चा अपने तर्क के हिसाब से अपने दिमाग सोच कर उस विधि को सॉल्व करेगा। वही कह रहे हैं कि तर्कों के माध्यम से सीखता है। विश्लेषण द्वारा अर्जित ज्ञान दोस्तों अस्थायी होता है। अध्यापक तथा छात्र दोनों सक्रिय होते हैं इस प्रक्रिया में दोस्तों। विश्लेषण विधि में अध्यापक भी सक्रिय होता है और छात्र भी दोनों सक्रिय होते हैं। अब हम इसके कुछ गुण दोस्त समझते हैं। कहीं प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह विधि अनुपयोगी है दोस्तों। अब वही हमने शुरू में बताया था कि यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। समय तथा परिश्रम अधिक लगता है इसमें, इस विधि में दोस्तों समय भी ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। पाठ्यक्रम देर से पूर्ण होता है। अब हम कोई चीज़, हर चीज़ खंड खंड तोड़ के बता रहे हैं तो पाठ्यक्रम तो लंबा खींचेगा ही, इसलिए पाठ्यक्रम भी दोस्तों देर से ही पूर्ण होता है। यह तो हो गया आपका विश्लेषण विधि। अब इसके बाद हम समझते हैं संश्लेषण विधि, सिंथेटिक मेथड। संश्लेषण दोस्तों अलग अलग भागों को जोड़ना। हमने विश्लेषण को समझा था अलग अलग कहना, और संश्लेषण मतलब अलग अलग भागों को जोड़ना। तो यह विधि दोस्तों विश्लेषण का ठीक विपरीत है, लेकिन विरोधी नहीं है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यह विश्लेषण की दोस्तों सहायक विधि है। विश्लेषण विधि की यह विधि सहायक विधि है। इस विधि का प्रयोग भी ज्यामिति तथा रेखा गणित में शिक्षण मुख्य रूप से होता है दोस्तों। आप इसमें नोट करिएगा, अलग अलग भागों में इसे हम जोड़ते हैं संश्लेषण विधि में, और विश्लेषण में हम टुकड़े टुकड़े में बांटते हैं। संश्लेषण विश्लेषण की विपरीत है लेकिन विरोधी नहीं है, यह विश्लेषण की सहायक विधि है। इसमें हम ज्यामिति तथा रेखा गणित में इसका प्रयोग करते हैं। एक अच्छे अध्यापक ज्यामिति तथा रेखा गणित शिक्षण करते समय विश्लेषण और संश्लेषण दोनों विधियों का प्रयोग करता है। अब हम संश्लेषण विधि के और कुछ पॉइंट समझते हैं। कह रहे हैं जब केवल ज्ञात तथ्य की जानकारी हो तथा अज्ञात का पता लगाना है दोस्तों। इसमें हमको ज्ञात तथ्य की जानकारी है और जो अज्ञात, जो नहीं पता है, उसको हमको पता लगाना है। तो यह आपका संश्लेषण विधि कहलाता है। इस विधि में शिक्षण करते समय अध्यापक सर्वप्रथम प्रश्न में दी गई सभी जानकारी को एकत्रित करता है। जो खंड खंड है उसको हम एक साथ एकत्रित करेंगे, एक में समाहित करेंगे, फिर अज्ञात का पता लगाएंगे, उसमें क्या अज्ञात है उसको हम पता लगाकर फिर इसमें हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। करें अर्थात शिक्षण की इस विधि में हम किस तरफ जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर। संश्लेषण में कोई चीज़ टुकड़े में हम दे दें, अब हमको लास्ट पता नहीं है कि हमको लास्ट में क्या लाना है, तो हम वो जब सब एक में जोड़ेंगे तो हमको लास्ट में मिलता है तो जो आंसर है, तो वही करें ज्ञात है, हमको क्या दिया गया है तो ज्ञात है, लेकिन हमको कहाँ पहुँचना है नहीं ज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला पॉइंट है तथ्य से दोस्तों निष्कर्ष की ओर। तथ्य तो हमारे पास है लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है यह नहीं पता है। आप इसके संश्लेषण विधि के कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको हम गुण समझते हैं। इसका गुण क्या है दोस्तों, कह रहे हैं कि यह विधि बहुत ही सरल विधि होती है जो मंद बुद्धि छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी है दोस्तों। संश्लेषण विधि दोस्तों बहुत ही सरल विधि होती है। जैसे अभी घर में आपने एक चीज़ नोट किया होगा, बहुत ऐसे खिलौने आते हैं जो अलग अलग भागों में रहते हैं, उन्हें हम जोड़ देते हैं तो कोई खिलौना बन जाता है। अब इसको आप समझिए कि जो मंद बुद्धि बालक होता है वह भी इसको बहुत अच्छे से करने का प्रयास करता है और वो सीखता है। इसलिए यह विधि दोस्तों मंद बालकों के लिए भी बहुत उपयोगी है। इस विधि को सीखने तथा इस विधि के द्वारा समस्या को हल तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। समय तो लगता है लेकिन निष्कर्ष मिल जाता है। संश्लेषण विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। अब हम इसके दोष समझते हैं। इस विधि में छात्र में तर्क
तथा निर्णय शक्ति का विकास होता है दोस्तों। इसमें तर्क एवं शक्ति दोनों का विकास होता है। संश्लेषण विधि में बालकों को खोज करने का अवसर नहीं प्रदान होता, क्योंकि उसको हर टुकड़ा दिया गया सिर्फ जोड़ना है, तो वो क्या खोजेगा। इसमें खोज करने के अवसर नहीं प्रदान कर पाता। प्रतिभाशाली बालकों के लिए यह विधि नुकसानदायक है। जो प्रतिभाशाली बालक है, जिनका पता है हर चीज़ जोड़ना, तो उसके उनके लिए लाभदायक नहीं है। मनोवैज्ञानिक का मानना है कि इस विधि को प्राथमिक स्तर की कक्षा तक ही सीमित रखा जाए। आप इसमें समझिए कि विश्लेषण विधि उच्च कक्षाओं में और संश्लेषण विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगला हम समझते हैं प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। कह रहे विज्ञान शिक्षण की बात गणित शिक्षण को भी अधिक रुचिकर बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कह रहे हैं जिस तरीके से विज्ञान में हम प्रयोगशाला की विधि में विज्ञान में प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार इसको हम रुचिकर बनाने के लिए इसमें भी हम प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस विधि में बालक अपने व्यक्तिगत प्रक्षेपण, निरीक्षण, अनुभव और गणना के आधार पर निष्कर्ष निकालता है, जबकि अध्यापक बालकों को दिशा निर्देशन देता है। दोस्तों इसमें बालक खुद हर चीज़ करता है। प्रयोगशाला मतलब वही ना, बालक खुद से करे, ऐसा नहीं कि आप उसको हर चीज़ बताते रहिए। इसमें बालक का काम होता है सिर्फ दिशा निर्देश करे, उसे गाइड करे। लेकिन बालक इसमें व्यक्तिगत परीक्षण करेगा, निरीक्षण करेगा, अनुभव तथा गणना के आधार पर खुद से ही दोस्तों निष्कर्ष निकालता है। यह विधि करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों किस पे? करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर के सिद्धांत पर आधारित है। इसका प्रयोग छोटी कक्षाओं में ज़्यादा किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों? इसका प्रयोग छोटी कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है प्रयोगशाला, क्योंकि हम बालक को कोई चीज़ प्रयोग करके बताएंगे तो तुरंत सीख जाता है। अगला पॉइंट समझते हैं, प्रयोगशाला विधि के गुण कुछ समझते हैं। इस बालक में स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र के अनुसार कार्य करते हैं, अतः यह एक विधि रुचिकर एवं आसान होती है। दोस्तों प्रयोगशाला विधि दोस्तों रुचिकर होती है और आसान भी होती है, क्योंकि इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। इस विधि के में छात्रों की रुचि सदैव बनी रहती है, क्योंकि वो प्रयोग करते, कोई चीज़ प्रयोग करके सीख रहे हैं तो रुचि हर समय उनकी बनी रहेगी। तथ्यों के जानने के लिए न तो उन्हें रटना पड़ता है और न ही अरुचि ढंग से अध्ययन करना पड़ता है। करें इस विधि के द्वारा गणित शिक्षण से गणित के अन्य विषयों के सह संबंध स्थापित करना आसान हो जाता है। कहने के तात्पर्य इस विधि के द्वारा दोस्तों हम और सब्जेक्ट में संबंध को स्थापित कर लेते हैं। यहाँ से हम सब प्रयोगशाला विधि के कुछ दोष को समझते हैं। कह रहे हैं इस विधि के द्वारा गणित के सभी पाठों को नहीं पढ़ाया जाता। अब कहने का तात्पर्य आप गणित के सभी पाठों को प्रयोगशाला विधि से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत अत्यधिक समय लगता है। आप हर चीज़ प्रयोगशाला विधि से करेंगे तो समय तो लगेगा ही। इस विधि के द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाए तो पाठ्यक्रम कभी नहीं पूरा होगा। आप इस विधि से करेंगे तो पाठ्यक्रम जल्दी पूरा नहीं होगा या फिर कहीं कभी नहीं पूरा होगा। प्रयोग द्वारा गणितीय तथ्यों की खोज करना आसान कार्य नहीं है और छात्र अक्सर इन तथ्यों को खोज नहीं कर पाते। जाहिर सी बात है दोस्तों, गणितीय तथ्यों को हर बालक नहीं खोज कर पाएगा, इसलिए कभी छात्र अक्सर तथ्यों को नहीं खोज पाते हैं। अब हम अनुसंधान विधि समझते हैं, हेयुरिस्टिक मेथड। इस विधि को अन्वेषण विधि के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? अन्वेषण विधि के भी नाम से जानते हैं। शिक्षण की इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालकों को खोजी बनाना। दोस्तों क्या करना होता है? अन्वेषण विधि का मतलब बालकों को खोजी बनाना होता है। बालक खोजें कोई चीज़, खुद से खोज के जानने का प्रयास करें। इस विधि के जनक दोस्तों प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। इस विधि में मानसिक शक्तियों का विकास होता है। किसका विकास होता है दोस्तों? मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इस विधि में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का समन्वय होता है। इस विधि में विद्यार्थियों की रुचि तथा कार्य करने की इच्छा अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इस विधि में दोस्तों विद्यार्थियों की जो रुचि होती है दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसे हम अनुसंधान विधि को हम अन्वेषण विधि या खुद से खोज के सीखने की विधि कहते हैं, और ये बालकों के लिए बहुत ही लाभदायक विधि होती है। आगे हम समझते हैं जो अनुसंधान विधि के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसको हम सब समझ लें। अब यहाँ पे हम सब गुण समझेंगे, जो अनुसंधान विधि के गुण हैं और उसके जो दोष होते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। पहले हम इसके गुण के बारे में समझते हैं। इस विधि में बालक क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब बालक खुद से
कोई चीज़ खोजेगा, खुद से अपने से सीखने का प्रयास करेगा तो वो क्रियाशील रहेगा ही। इस विधि में ज्ञान बालक पर ऊपर से लादा नहीं जाता, बल्कि वह स्वयं से प्रयास द्वारा सीखता है। कहने का तात्पर्य है इस विधि में बालक के ऊपर खुद से थोपा नहीं जाता, कोई ज्ञान खुद से थोपा नहीं जाता, बल्कि बालक खुद खोजकर उस ज्ञान की प्राप्ति करता है। यह विधि बालकों के दृष्टिकोण को तार्किक बनाती है। यह विधि तार्किक बनाती है। बालक विभिन्न तथ्यों को परखते तथा उस पर वाद विवाद करते हैं। जाहिर सी बात है वो दोस्तों, जब कोई चीज़ बालक खुद से सीखेगा, खुद से जानने का प्रयास करेगा, तो उस पर वाद विवाद भी वो अच्छे से कर लेगा और उस पर सोचने की क्षमता भी उसकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, और इसके हम दोस्त समझते हैं। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए ही उपयुक्त है। प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापक को बहुत कुछ अपनी ओर से बताना पड़ता है। कहने का तात्पर्य जो अनुसंधान विधि दोस्तों है उच्च कक्षाओं के लिए मतलब ज़्यादा हेल्पफुल है, और जो प्राथमिक कक्षाओं हैं बालक खुद से नहीं सीख पाएगा, खुद से कोई चीज़ नहीं कर पाएगा। उसमें उसको खोजने के लिए अध्यापक को सलाह देना होगा। अब कितने ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो हर बच्चे को सलाह अध्यापक तो दे नहीं पाएगा। इसलिए यह विधि प्राथमिक कक्षाओं में कम उपयोगी है या फिर नहीं उपयोगी है, उच्च कक्षाओं में यह बढ़िया है। प्राथमिक कक्षा में बालकों से इस बात की आशा करना कि वे तथ्यों को परख कर निष्कर्ष निकालें, यह संभव नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो प्राथमिक कक्षा में उसमें कोई चीज़ बालक पढ़ के उसका तथ्य निकाल ले, यह चीज़ संभव नहीं होता, क्योंकि अभी उनकी सोचने की क्षमता उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। यह विधि उन कक्षाओं के लिए उपयोगी है जिनमें छात्रों की संख्या अत्यंत कम है। जाहिर सी बात है, जिनमें बालकों की संख्या कम है उसी में यह विधि संभव है। बाकी जिस क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं उसमें यह विधि संभव नहीं है। अब हम समझते हैं लास्ट विधि, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। यह विधि प्रोजेक्ट की तरह है जो कार्य करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे दोस्तों? प्रोजेक्ट वर्क की तरह कार्य करो और सीखो के सिद्धांत पर यह विधि आधारित है, समस्या समाधान विधि। यह विधि के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालकों को स्वाध्यायी बनाना। दोस्तों क्या बनाना? बालकों को स्वाध्यायी बनाना। इस विधि के अंतर्गत शिक्षार्थी को एक समस्या दी जाती है। क्या दी जाती है दोस्तों? एक समस्या दी जाती है जिसका समाधान शिक्षार्थी खोजते हैं और जानते हैं। एक समस्या दी जाएगी बालक को, उसका समाधान वो खोजेंगे, ढूंढेंगे और उसका समाधान क्या होता है उसको जानेंगे। अब हम इसके कुछ जो फ़ायदे हैं उस पर चर्चा करते हैं। इस विधि में विद्यार्थी सहयोग करके सीखने के लिए प्रेरित होता है। किसके लिए दोस्तों? सहयोग करके सीखने के लिए प्रेरित होता है। इस विधि में बालक को हल करने के लिए ये प्रक्रिया में शामिल होकर उसे हल करना सीखते हैं। दोस्तों इसमें कोई समस्या होती है उसमें वो शामिल होकर उस प्रक्रिया को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस विधि में बालक के जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करना सीखते हैं। बालक को जीवन में जो समस्याएं आती हैं उसको भी इसमें वह सीखते हैं। अब इसके जो समस्या समाधान के कुछ दोष हैं दोस्तों उसको चर्चा करते हैं। इस विधि में समय ज़्यादा लगता है। जाहिर सी बात है, खुद से सोचेगा, कितने लेवल से सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं तो समय ज़्यादा लगेगा ही। पाठ्य पुस्तक का अभाव होता है। इसमें पाठ्य पुस्तक नहीं होती, पाठ्य पुस्तक का अभाव होता है। इस विधि में गति धीमी होती है दोस्तों, सीखने की गति धीमी होती है। समस्या समाधान विधि में समस्या उचित रूप से चुनी हुई न हो तो असफल रहती है। अगर कोई जो समस्या है उसे सही रूप से आप चुनाव नहीं करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा दोस्तों वह सही नहीं मिल पाएगा और आप असफल रहेंगे। यह तो हो गया दोस्तों, हमने जो शिक्षण की विधियां हैं थी उसको कवर कर लिया। अगर आप इस चैनल पर नए तो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।